सोचिए अगर हम एक पल के लिए ये कल्पना करें कि हमारी नाक इंसान के शरीर का एक रिमोट कंट्रोल है। एक रिमोट कंट्रोल? अच्छा। हाँ, मतलब और हमारी जो सांसें हैं वे ऐसे सिग्नल हैं जो हमारे शरीर और मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग को लगातार बदल रहे हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा अजीब विचार भी है ना? क्योंकि आमतौर पर सांस लेने की इस पूरी प्रक्रिया को हम बस एक स्वचालित क्रिया मानते हैं। बिल्कुल। हवा फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन खून में मिलती है और बस जीवन चलता रहता है। विज्ञान की किताबों में भी इसे इतना ही सीधा और सरल बताया गया है। हाँ, इस प्रक्रिया को ज्यादातर लोग सिर्फ एक जैविक जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मानते। मतलब सांस एक ऐसी चीज बन गई है जिस पर किसी का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि वो फूलने ना लगे। सही बात है, या सांस लेने में कोई शारीरिक तकलीफ ना हो। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस किताब के पन्ने पलटने वाले हैं वो इस पूरी की पूरी धारणा को जड़ से हिला देती है। बिल्कुल हिला देती है। आज हम स्वामी मुक्तिबोधानंद द्वारा लिखित और बिहार स्कूल ऑफ योग द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर योग द तांत्रिक साइंस ऑफ ब्रेन ब्रीदिंग का बहुत ही गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और ये कोई मामूली किताब नहीं है। एकदम नहीं। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि हमारी सांसें, जिन्हें तंत्र विज्ञान में स्वर कहा गया है, वे केवल जीवित रहने का साधन नहीं है। हाँ, ये असल में हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच काम करने वाला एक अत्यंत उन्नत कंट्रोल सिस्टम है। वही रिमोट कंट्रोल वाली बात। बिल्कुल। आज हम इसी रिमोट कंट्रोल की हैकिंग सीखेंगे। अरे वाह। हाँ, जहाँ सिर्फ ये जानकर कि किस नाक से सांस चल रही है, कोई भी इंसान अपनी दिनचर्या, मानसिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से हैक कर सकता है। ये जो रिमोट कंट्रोल वाली उपमा है ना, मुझे लगता है ये इस विषय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एकदम सटीक है। अगर हम इस कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म को समझें तो स्वर योग की पूरी नींव एक बहुत ही बुनियादी जैविक तथ्य पर टिकी है। और वो तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि इंसान अपनी दोनों नासिकाओं, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस नहीं लेता। एक सेकंड, हम दोनों नाक से एक साथ सांस नहीं लेते? नहीं। सामान्य तौर पर हमें ऐसा ही महसूस होता है कि हवा दोनों तरफ से बराबर अंदर जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अभी। लेकिन शारीरिक सच्चाई इससे काफी अलग है। अच्छा, तो किताब में सच्चाई को कैसे समझाया गया है? किताब बहुत विस्तार से बताती है कि हमारी सांस का प्रवाह हर 60 से 90 मिनट के चक्र में अपनी दिशा बदलता है। 60 से 90 मिनट मतलब हर 1.5 घंटे में? हाँ, लगभग। एक समय में केवल एक ही नाक से हवा का बहाव तेज होता है। दिलचस्प है। जब बाईं नाक से सांस अंदर जाती है तो स्वर योग की भाषा में इसे इड़ा नाड़ी का चलना कहते हैं। इड़ा नाड़ी, ठीक है। इड़ा का सीधा संबंध हमारी मानसिक शांति, रचनात्मक ऊर्जा और ठंडक से है। ओहो। और इसका सबसे बड़ा असर हमारे मस्तिष्क के दाहिने हिस्से यानी राइट हेमिस्फीयर पर पड़ता है। अच्छा, तो बाईं नाक दाहिने दिमाग को चलाती है। क्रॉस कनेक्शन है। बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन है। और इसके ठीक विपरीत जब सांस का प्रवाह दाईं नाक से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है। इड़ा और पिंगला? हाँ, पिंगला का काम शरीर में गर्मी पैदा करना, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना और हमारे अंदर की तार्किकता को जगाना है। मतलब लॉजिक और मेहनत वाले काम। एकदम सही। और इसका संबंध मस्तिष्क के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर से है। क्या बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी अब इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर दी है। अच्छा, विज्ञान भी इसे मानता है? हाँ, इसे मेडिकल साइंस में नेजल साइकिल कहा जाता है। नेजल साइकिल? हमारी नाक के अंदर खास तरह के ऊतक होते हैं जिन्हें इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। ये हर कुछ घंटों में एक तरफ फूल जाते हैं और दूसरी तरफ सिकुड़ जाते हैं। मतलब ये सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, हमारा शरीर जानबूझकर एक तरफ का रास्ता रोक रहा है। बिल्कुल, शरीर तय कर रहा है कि आपको कब कौन सी ऊर्जा चाहिए। लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से ये तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जब बाईं नाक खुली होती है तो उसका संबंध हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ता है। ये सिस्टम क्या करता है? ये वो सिस्टम है जो शरीर को आराम देता है, हमारी हृदय गति को धीमा करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो इड़ा नाड़ी हमें शांत कर रही है। एग्जैक्टली। लेकिन जब दाईं नाक से सांस चलती है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है। और ये क्या है? ये शरीर को बाहरी चुनौतियों से लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है,
जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब पिंगला हमें शारीरिक कामों के लिए हाँ, या किसी खतरे के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। इसमें एड्रेनलिन का स्तर बढ़ता है और इंसान तुरंत काम करने के लिए चौकन्ना हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने बहुत ही स्पष्ट काम हैं। हाँ एडा शांति के लिए और पिंगला ऊर्जा के लिए। हाँ लेकिन इस पूरी प्रणाली को समझने के बाद हाँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। जब ये 60 से 90 मिनट का चक्कर बदलता है, हाँ, तो बीच में एक ऐसा समय भी तो आता होगा जब दोनों नासिकाएं एक साथ खुली हों। बिल्कुल आता है, और स्वर योग में इसे सुषुम्ना का चलना कहा गया है। सुषुम्ना। हाँ तो अगर हम इसे ऊर्जा के नजरिए से देखें, हाँ एक तरफ चरम शांति है, हाँ इड़ा वाली, हाँ, और दूसरी तरफ पिंगला की अत्यधिक ऊर्जा है। सही है। तो जब ये दोनों एक साथ चलती हैं, हाँ तो क्या दोनों का एक साथ टकराना हमारे दिमाग में किसी शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति पैदा करता है? शॉर्ट सर्किट नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होता है? क्या आम दिनचर्या के काम करते समय इस अवस्था में रहना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक शब्द थोड़ा भारी है। इसे शॉर्ट सर्किट की बजाय एक गाड़ी के क्लच की तरह देखना ज्यादा वैज्ञानिक होगा। गाड़ी का क्लच? वो कैसे? देखिए, जब गाड़ी का क्लच पूरी तरह दबा होता है तो इंजन अपनी पूरी क्षमता से चल रहा होता है। हाँ, इंजन रेव कर रहा होता है। बिल्कुल, उसमें बेतहाशा ऊर्जा होती है। ये एक तरह की सुपरचार्ज्ड अवस्था है। हाँ। लेकिन क्योंकि क्लच दबा है तो वो ऊर्जा पहियों तक नहीं पहुंचती, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। एग्जैक्टली। सुषुम्ना के दौरान हमारे नर्वस सिस्टम में बिल्कुल यही होता है। अरे वाह। ऊर्जा अपने चरम पर होती है, लेकिन वो बाहरी दुनिया और भौतिक शरीर से कटकर एक शून्य अवस्था में चली जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब सुषुम्ना चल रही हो तो वो ऊर्जा बाहरी कामों में बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। एकदम सही। और स्वामी मुक्तिबोधानंद की किताब में इस पर बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कि जब इंसान के दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों तो उस समय कोई भी सांसारिक या भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए। सांसारिक कार्य मतलब अगर कोई व्यापारिक लेन देन कर रहा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है या कोई भारी शारीरिक काम कर रहा है तो उसमें असफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। आपका ध्यान बाहर टिकेगा ही नहीं। तो फिर ये समय किस काम के लिए अच्छा है? ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ये समय सबसे उत्तम है। अच्छा। क्योंकि उस समय चेतना बिना किसी रुकावट के सीधे गहराइयों में उतर सकती है। किताब में इसका एक बहुत ही अचूक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है? ध्यान में लीन एक महान योगी और कोई बहुत ही खूंखार अपराध करने जा रहा व्यक्ति, दोनों की ही सुषुम्ना उस समय सक्रिय हो सकती है। क्या एक योगी और एक अपराधी की स्थिति समान हो सकती है? हाँ, क्योंकि उन दोनों ही चरम स्थितियों में इंसान सामान्य तार्किकता, सही गलत और सोच विचार की रोजमर्रा की सीमाओं से पूरी तरह कट चुका होता है। उफ, ये उदाहरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? मतलब सुषुम्ना असल में वो न्यूट्रल गियर है जहां गाड़ी किसी भी दिशा में पूरी ताकत से दौड़ने को तैयार है, चाहे वो परम शांति हो या कोई चरम कृत्य। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अब अगर सांसों के प्रवाह से मस्तिष्क का इतना गहरा संबंध है तो हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि सांस के जरिए शरीर के अंदर आखिर जा क्या रहा है। सांस के जरिए मतलब? किताब बताती है कि सांस केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये प्राण का संवाहक है। प्राण यानी बायो एनर्जी। एग्जैक्टली, प्राण यानी बायो एनर्जी। यहाँ भौतिक विज्ञान और तंत्र विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम देखने को मिलता है इस किताब में। हाँ, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सूत्र E=mc² का जिक्र इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। E=mc², ये सूत्र तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन इसका असली मतलब कम लोग समझते हैं। ये सूत्र सिद्ध करता है कि पदार्थ मतलब मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी अलग अलग चीजें नहीं है। हाँ। पदार्थ असल में ऊर्जा का ही एक बहुत सघन या ठोस रूप है। और योग विज्ञान भी यही मानता है। बिल्कुल। ये जो हाड़ मांस का शरीर हमें आईने में दिखाई देता है, ये केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है। तो क्या है? ये प्राणिक ऊर्जा का ही एक सघन रूप है। प्राण वो अंतर्निहित कंपन या वाइब्रेशन है जो इस पूरे के पूरे ढांचे को साधे हुए है। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। हाँ, बताइए। बर्फ ठोस है, लेकिन अगर उसमें ऊर्जा या गर्मी डाल दी जाए तो वो बहने वाला पानी बन जाता है। सही है। और अगर और ऊर्जा दी जाए तो वो भाप बनकर हवा में गायब हो जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। तत्व वही है, बस ऊर्जा के स्तर ने उसकी भौतिक अवस्था बदल दी।
हमारा शरीर भी इसी प्राणिक ऊर्जा का एक संघनित रूप है। और मजे की बात यह है कि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए किताब में किरलियन फोटोग्राफी का संदर्भ दिया गया है। किरलियन फोटोग्राफी ये क्या होती है? ये शरीर के इस ऊर्जा वाले पहलू को साक्षात देखने की एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। मतलब हम ऊर्जा को देख सकते हैं? हाँ, इसके जरिए किसी भी जीवित वस्तु के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या आभा मंडल की तस्वीर ली जा सकती है। आभा मंडल यानी हमारा ऑरा? हाँ, ऑरा। प्रयोगों में बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इंसान की भावनाएं उसके प्राणिक शरीर की शक्ल तुरंत बदल देती हैं। भावनाओं से शक्ल बदलती है? कैसे? जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, खुश होता है या प्रेम में होता है, तो उसके चारों ओर का जो आभा मंडल है वो फैल जाता है। अच्छा। वो फोटो में बहुत चमकीला और स्थिर दिखाई देता है। और अगर कोई गुस्से में हो तो? ये फोटो में आड़े तिरछे और टूटे हुए नजर आते हैं। अरे वाह, तो हमारी भावनाएं सीधे हमारी ऊर्जा को तोड़ या मरोड़ रही हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ अंदर की भावनाओं का खेल नहीं है। अगर हमारे विचार आभा मंडल को सिकोड़ या फैला सकते हैं, तो बाहर का वातावरण भी तो इस प्राणिक ऊर्जा पर सीधा असर डालता होगा। एकदम डालता है। इस किताब के नोट्स को पढ़ते हुए एक बात जो बहुत प्रमुखता से सामने आई मेरे, वो है आधुनिक विज्ञान के आयन्स और स्वर योग के बीच का संबंध। आयन यानी IONS, आयन्स? हाँ, हमारे आसपास की हवा में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, नकारात्मक यानी नेगेटिव और सकारात्मक यानी पॉजिटिव। और आयनों का ये विज्ञान प्राण को समझने की सबसे आधुनिक चाबी है आज के समय में। वो कैसे? देखिए, नकारात्मक आयन जिनमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वे हमारे शरीर के लिए असल में वरदान है। नेगेटिव आयन अच्छे होते हैं? हाँ, नाम नेगेटिव है लेकिन काम पॉजिटिव है। ये जंगलों, पहाड़ों, झरनों के पास या समुद्र के किनारे हवा में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए हमें पहाड़ों पर जाकर इतनी ताजगी महसूस होती है। बिल्कुल। जब ये सांस के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं, तो ये हमारी कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र को तुरंत ऊर्जा मिलती है। और सकारात्मक आयन, पॉजिटिव वाले? वो इसके ठीक विपरीत हैं। सकारात्मक आयन वो हैं जो बंद वातानुकूलित कमरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और शहरी प्रदूषण में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब जहां हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। अफसोस की बात है, हाँ, ये असल में इलेक्ट्रॉन चुराने वाले कण हैं। इलेक्ट्रॉन चुराने वाले? हाँ, ये शरीर की कोशिकाओं से ऊर्जा खींच लेते हैं, जिससे इंसान को लगातार थकान, सिर दर्द और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी महसूस होता है। तो अब मूल रूप से प्रदूषित और कंक्रीट से भरे शहरों में रहना ऐसा है जैसे हम अपने शरीर के बैटरी चार्जर को एक खराब या उल्टे प्लग में लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जहां पॉजिटिव आयन नाम के बावजूद हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं और हमारी प्राणिक बैटरी को पूरी तरह सोख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस ऊर्जा के विज्ञान को समझ गए हैं, तो हम अपनी सांसों का इस्तेमाल करके जानबूझकर इस ऊर्जा को अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ सकते हैं। और यहीं पर स्वर योग का सबसे व्यावहारिक और मैं कहूंगी जीवन बदलने वाला हिस्सा सामने आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, ये किताब असल में एक तरह का मैनुअल है। स्पष्ट निर्देश देती है कि दिन के अलग अलग काम किस स्वर के चलने पर किए जाने चाहिए। अच्छा, तो रूटीन कैसे तय करें? जैसे जब इडा यानी बाई नाक चल रही हो, तो शरीर ठंडक और शांति के मोड में होता है। ठीक है। इस समय पानी पीना, रचनात्मक विचार विमर्श करना, पढ़ाई करना या कोई ऐसा काम करना जिसमें बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, वो बहुत सफल होता है। और अगर मुझे कोई भारी शारीरिक काम करना हो, जिम जाना हो या दौड़ना हो, उसके लिए पिंगला यानी दाई नाक का चलना जरूरी है। दाई नाक? हाँ, पिंगला शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करती है, इसलिए खाना खाने का सबसे सही समय भी वही है जब दाई नाक खुली हो। खाना खाते समय दाई नाक क्यों? क्योंकि ये जठराग्नि मतलब पाचन तंत्र की गर्मी को बढ़ाती है और खाना बहुत आसानी से पचता है। क्या बात है। इसी तरह व्यायाम करना, दौड़ना या ठंडे पानी से नहाना भी पिंगला के सक्रिय होने पर करना चाहिए, ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे। लेकिन यहाँ आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती सामने आती है मेरे दिमाग में। कैसी चुनौती? देखिए, आज के कॉर्पोरेट या कामकाजी जीवन में जहाँ लंच का समय दोपहर 1 बजे तय है, हाँ, या बॉस के साथ मीटिंग का समय पहले से फिक्स है, वहाँ कोई इंसान अपनी सांस के बदलने का इंतजार कैसे कर सकता है? सही सवाल है। क्या हम अपने शरीर के इस इंटरनल वेदर फोरकास्ट को जबरदन बदल सकते हैं? मतलब क्या हम सांस को हैक कर सकते हैं? बिल्कुल हैक कर सकते हैं।
स्वर योग ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको परिस्थितियों का गुलाम बन जाना चाहिए। अच्छा, ये विज्ञान हमें अपने नर्वस सिस्टम को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सिखाता है। सांस के प्रवाह को किसी भी समय तुरंत बदला जा सकता है। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर आपके लंच का समय हो गया है, हाँ, लेकिन आपकी बाईं नाक यानी इड़ा चल रही है, तो आपका पाचन कमजोर होगा। तो मुझे खाना नहीं खाना चाहिए? खाना खाइए, लेकिन सांस को बदल लीजिए। इसे बदलने के लिए बाईं करवट लेटना सबसे कारगर उपाय है। 1 मिनट, बाईं करवट लेटने से दाईं नाक कैसे खुल जाएगी? इसके पीछे शारीरिक तंत्र कैसे काम करता है? इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक तंत्र है। बताइए। जब इंसान बाईं करवट लेटता है तो उसके शरीर के बाएं हिस्से, खासकर पसलियों यानी रिबकेज और कांख मतलब आर्मपिट वाले हिस्से पर काफी दबाव पड़ता है। ठीक है। इस दबाव के कारण उस तरफ का जो रक्त प्रवाह है वो थोड़ा धीमा होता है और वहाँ मौजूद जो नर्व एंडिंग्स हैं वे मस्तिष्क को एक सिग्नल भेजती हैं। ओहो। मस्तिष्क तुरंत उसके जवाब में विपरीत दिशा यानी दाईं नाक के इरेक्टाइल टिश्यू को सिकोड़ देता है, जिससे दाईं नाक खुल जाती है। बिल्कुल, दाईं नाक खुल जाती है और पिंगला स्वर चलने लगता है। आपकी जठराग्नि तेज हो जाती है। ये तो कमाल की बात है। प्राचीन योगी इसी विज्ञान का उपयोग करते हुए योग दंड का इस्तेमाल करते थे। योग दंड, वो क्या होता है? यह एक टी आकार की लकड़ी होती है। वे इसे अपनी बाह के नीचे आर्मपिट में दबाकर रखते थे ताकि वे जब चाहें अपने स्वर को बदल सकें। ये तो शरीर के स्विच बोर्ड को सीधे हैक करने जैसा है। बिल्कुल हैकिंग ही है ये। ये शरीर विज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत समझ है। हाँ, लेकिन सांसों की इस टाइमिंग और शारीरिक हैकिंग को समझने के बाद अब ये चर्चा उस मुकाम पर पहुंचती है जहां चीजें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने लगती हैं। आप 5 तत्वों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्वर योग सिर्फ ईड़ा और पिंगला पर खत्म नहीं होता। किताब के अनुसार हमारी हर सांस के भीतर 5 ब्रह्मांडीय तत्व लगातार प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बिल्कुल। और इन तत्वों को पहचानने के जो तरीके किताब में बताए गए हैं वे विज्ञान और रहस्य का बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। बहुत दिलचस्प है। हर तत्व की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी और भौतिक गुण होता है जो सांस की दिशा को बदल देता है। दिशा और नमी दोनों को बदल लेता है। उदाहरण के लिए, जब शरीर में पृथ्वी तत्व सक्रिय होता है तो सांस काफी भारी होती है और नाक से सीधे नीचे की तरफ बीच में से बहती है। और जल तत्व? जब जल तत्व प्रबल होता है तो सांस का प्रवाह होठों की तरफ और नीचे की ओर जाता है और आप महसूस करेंगे कि उसमें नमी काफी ज्यादा होती है। और अग्नि तत्व? आईने पर बनने वाली भाप चौकोराकार ले तो वो पृथ्वी तत्व है। सही कहा। अगर वो आधा चांद बनाए तो जल तत्व है, और अगर त्रिकोणाकार बने तो वो अग्नि तत्व है। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान शायद यही है कि सांस में मौजूद अलग अलग तापमान और नमी के स्तर आईने पर अलग अलग तरह से कंडेंस होते हैं। मतलब ये कोई जादू नहीं है, शुद्ध विज्ञान है। ये हम बताता है कि हमारा शरीर किस प्रकार की प्राणिक आवृत्ति पर काम कर रहा है। हाँ, लेकिन इन सब सूक्ष्म अभ्यासों के बाद किताब एक ऐसे अभ्यास की ओर ले जाती है जो सबसे रहस्यमयी है। आप छाया उपासना की बात कर रहे हैं? हाँ, शैडो गेजिंग। शैडो गेजिंग। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो पहली बार सुनने में किसी डरावने जादू टोने जैसा लग सकता है। डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये असल में क्या है? छाया उपासना सच में स्वर योग का सबसे उन्नत और गुप्त अभ्यास माना जाता है। इसे एकाग्रता या धारणा के एक अत्यंत उच्च स्तर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस अभ्यास में होता क्या है? इसमें साधक सुबह के समय जब सूरज की रोशनी बहुत तेज ना हो तब सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होता है। ठीक है। और अपनी ही परछाई के गले वाले हिस्से पर लगातार बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करता है। अपनी परछाई को घूरना है? हाँ, कुछ मिनटों की एकाग्रता के बाद जब वो अपनी नजर अचानक साफ आसमान की तरफ उठाता है तो उसे आसमान में अपनी ही परछाई की एक चमकती हुई आकृति दिखाई देती है, जिसे हम आफ्टर इमेज कहते हैं। बिल्कुल। और किताब कहती है कि उस आसमान में दिखने वाली आकृति से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में होने वाले प्राणिक असंतुलन, भविष्य की बीमारियों और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय का भी पता लगा सकता है। हाँ, किताब में ऐसा लिखा है। ये विचार कि अपनी ही परछाई देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगाया जाए, मतलब ये काफी डरावना लगता है। मैं समझ सकती हूँ। क्या इसका कोई वास्तविक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ एक आम इंसान के अंदर डर पैदा करने वाली कोई विद्या है? नहीं, इसे डर के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसे चेतना के विस्तार के नजरिए से समझना चाहिए। कैसे? सबसे पहली बात, ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है। जब आंखें एक बिंदु पर लगातार टिकती हैं,
तो रेटिना थक जाता है और आसमान में एक विजुअल आफ्टर इमेज बनती है। ये तो विज्ञान है। हाँ, वो तो बायोलॉजिकल है, लेकिन योग विज्ञान के अनुसार वो जो आसमान में दिख रहा है वो सिर्फ एक प्रकाशीय भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। तो फिर क्या है? वो हमारे प्राणिक शरीर का सीधा प्रतिबिंब है। मतलब हमारी ऊर्जा का रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी गहरी जड़ें जमा रही होती है तो उस विशेष अंग से प्राण या जीवन ऊर्जा पीछे हटने लगती है। अच्छा। भौतिक शरीर भले ही ठीक दिखे, आप टेस्ट कराएं तो सब नॉर्मल आए, लेकिन ऊर्जा का शरीर वहां से टूटने लगता है। इस अभ्यास से मन इतना सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है कि वो भौतिक आंखों से परे इस प्राणिक ऊर्जा को देख पाता है। तो बीमारी कैसे पता चलती है इसमें? अगर आसमान में दिखने वाली आकृति का कोई हिस्सा, जैसे हाथ, पैर या सिर, गायब या कटा हुआ दिखता है, तो ये इस बात का संकेत है कि उस हिस्से से प्राणिक ऊर्जा हट चुकी है। बाप रे। इसका उद्देश्य डराना नहीं है, इसका असली उद्देश्य इंसान को ये गहराई से महसूस कराना है कि वो केवल ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है। मतलब जब व्यक्ति अपनी प्राणिक ऊर्जा को ऐसे बिखरते हुए साक्षात देखता है तो मौत का जो एक डर होता है वो खत्म होने लगता है। बिल्कुल, चेतना भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यानी इंसान अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लेता है, जो कि मैं कहूँगा आध्यात्मिक मुक्ति का पहला कदम है। बहुत ही सही तरीके से आपने इसे समेटा। इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिलोया जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्वर योग सिर्फ फेफड़ों को हवा से भरने और खाली करने का कोई साधारण व्यायाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये मैटर और कॉन्शियसनेस, यानी हमारे भौतिक शरीर और चेतना को प्राण की ऊर्जा के माध्यम से जोड़ने का एक बहुत ही पूर्ण और सटीक विज्ञान है। ये ज्ञान असल में एक ऐसा टूल किट है जो इंसान को बाहरी परिस्थितियों के सामने असहाय महसूस करने से बचाता है। कैसे? चाहे वो इडा और पिंगला के बीच संतुलन बनाकर अपने नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करना हो, हाँ, सही समय पर सही स्वर के साथ काम करके सफलता पाना हो, या अपने भीतर चल रहे ब्रह्मांडीय तत्वों की पहचान करना हो, ये सब हमें अपने ही अस्तित्व का मास्टर बनाता है। और आज के दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, काम का बेतहाशा तनाव है और लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हर कोई अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। बिल्कुल। वहां यह ज्ञान किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिना किसी महंगी मशीन के, बिना किसी बाहरी उपकरण के, केवल अपनी नासिका के प्रवाह पर ध्यान देकर कोई भी खुद को केंद्रित कर सकता है। सच कहूं तो हमारी सांस से ज्यादा भरोसेमंद साथी इस दुनिया में और कोई नहीं है। एकदम सही बात है। जन्म की पहली पुकार से लेकर मृत्यु की आखिरी हिचकी तक ये लगातार हमारे साथ है। इसे समझना असल में खुद को समझना है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अब इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को विराम देने से पहले मैं स्वामी मुक्तिबोधानंद की किताब में छिपे एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी विचार को हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। कौन सा विचार? स्वर योग कहता है कि हमारी हर आती जाती सांस चुपचाप एक मंत्र का उच्चारण कर रही है। हम सो मंत्र। बिल्कुल, हम सो, हम और सो। हाँ। जब सांस अंदर जाती है तो सो की ध्वनि पैदा होती है और जब बाहर आती है तो हम। ये कोई इंसानी भाषा नहीं है। नहीं, ये सीधे ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक लय है। तो अब एक पल के लिए रुककर सोचिए। हाँ, जब आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और चिंताओं में डूबकर हमारी सांसें उथली, तेज और असंतुलित हो जाती हैं, तो क्या नुकसान सिर्फ हमारे फेफड़े को हो रहा है या फिर हम उस विशाल ब्रह्मांडीय संगीत, उस कॉस्मिक रिदम के साथ अपनी लय ही तोड़ रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। शायद अगली बार जब किसी को काम के बीच बेतहाशा तनाव महसूस हो तो उसे एक पल के लिए रुकना चाहिए और अपनी सांस को महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। याद रखना चाहिए कि ये नाक सिर्फ हवा खींचने का पाइप नहीं, शरीर का रिमोट कंट्रोल है। सही बात है। अपनी सांस की दिशा को महसूस कीजिए और ये सुनने की कोशिश कीजिए कि आपका शरीर उस शांत हम सो के जरिए इस ब्रह्मांड से क्या कह रहा है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्वर योग के इस प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन ने निश्चित ही हमारे देखने, सोचने और सांस लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है।